हे गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक एंड वेलकम टू टुडेज क्लास ऑफ एडिटोरियल इनसाइट। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एग्जाम्स के लिए अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे होंगे और इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी पे भी वर्क कर रहे होंगे। एंड आई रियली होप कि आप ये सेशंस रेगुलरली देख रहे होंगे, हर दिन बिना मिस किए हुए। तो चलिए आज का सेशन भी स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट विथ वोकैबुलरी और हमारा जो पहला वर्ड है आज का वो है एनिग्मा, विच इज़ अ नाउन। ठीक है, अब एनिग्मा हम किसे कहते हैं? ठीक है, अ पर्सन, थिंग और सिचुएशन दैट इज मिस्टीरियस एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई पर्सन, कोई थिंग, ठीक है, कोई सिचुएशन जो समझ में नहीं आ रही है, डिफ़िकल्ट है समझने में या डिफ़िकल्ट है डील करने में, सॉल्व करने में, अंडरस्टैंड करने में, तो उसे हम कहते हैं एनिग्मा। और क्या कहते हैं? रिडल कहते हैं, पहेली। अब पहेली अच्छे से समझ में नहीं आती है, सॉल्व तुरंत से नहीं होती है। पजल भी कहते हैं। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? ऑपोजिट। तो वो होगा रेजोल्यूशन एंड सॉल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन मिल गया, सोल्यूशन भी सेम होता है। ठीक है, अभी क्या था कि चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, मिस्टीरियस थी, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड थी, तो उसका सोल्यूशन भी मिलना मुश्किल था। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट सोल्यूशन ही होगा, मतलब सोल्यूशन मिल गया, चीज़ अच्छे से समझ में हमें आ गई। सेकेंड वर्ड इज बूस्ट। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बूस्ट का मतलब क्या होता है? बूस्ट करना, इंक्रीज करना, रेज करना, एलिवेट करना। किसमें? किसी चीज़ को इंक्रीज करना या उस चीज़ को बेटर बनाना, ज़्यादा सक्सेसफुल बनाना, तो हम कहते हैं उसे बूस्ट करना। और क्या कहते हैं? एक्सपैंड करना कहते हैं, ऑगमेंट करना कहते हैं। नाउ द एंटोनिम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस वर्ड। जैसे कर्टेल है या स्टाइमी है। कर्टेल, स्टाइमी। कर्टेल का मतलब होता है रिड्यूस करना, ट्रिम करना। ठीक है, ड्विंडल मतलब कि वैल्यू में, इंपॉर्टेंस में, पावर में, स्ट्रेंथ या फिर नंबर में, क्वांटिटी में रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन किया जा रहा है, तो हम कहते हैं कर्टेल किया जा रहा है। स्टाइमे मींस हिंडर। ठीक है, प्रिवेंट। ठीक है, थॉट मतलब कि किसी चीज को इंक्रीज होने में या बेटर बनने में या सक्सेसफुल बनने में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना, मतलब प्रिवेंट करना कि वो बेटर ना बने, सक्सेसफुल ना हो, इंक्रीज ना हो, तो उसको हम कहते हैं स्टाइमी, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इनफैक्ट कर्टेल एंड स्टाइमी दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आपको नोट करके रखना चाहिए इन वर्ड्स को। थर्ड इज सब्सटैंशियल, एडजेक्टिव है। सब्सटैंशियल क्या होता है? जो इंपॉर्टेंस में बहुत ज़्यादा हो, अमाउंट में बहुत ज़्यादा हो, वैल्यू में बहुत ज़्यादा हो, तो उसको हम कहते हैं सब्सटैंशियल। और क्या कहते हैं? कंसिडरेबल, सिग्निफिकेंट। दोनों का ही मतलब होता है कि वैल्यू में बहुत ज़्यादा है, अमाउंट में बहुत ज़्यादा है, या क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंस में बहुत ज़्यादा है। एंटोनिम्स होंगे स्लाइट, नॉमिनल। स्लाइट इज बहुत लेस, लेस कह सकते हो। नॉमिनल इज एक तरह से को नेग्लिजिबल। देखो, नॉमिनल एक्चुअली नेम से बना है। नॉमिनल मीन्स जो सिर्फ नाम भर का है, ऐसे वो इतना कम है, इतना कम कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, बस नाम का है, तो उसको नॉमिनल कहते हैं। तो ये दोनों ही वर्ड्स सब्सटैंशियल के एंटोनिम्स हो गए। फोर्थ इज बोल्स्टर्ड, वर्ब की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है। अब इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? तो वो होगा बोल्स्टर, बिना ईडी के। तो बोल्स्टर्ड का मतलब क्या होता है? इंप्रूव करना या किसी को स्ट्रांग बनाना। इंप्रूव्ड समथिंग और मेड इट स्ट्रॉन्गर। सिनोनिम्स बटरेस्ड, 45। ठीक है, बटरेस की V1 बटरेस है, 45 की 45 है। दोनों का ही मतलब होता है टू मेक स्ट्रॉन्गर। ठीक है, एंटोनिम्स होंगे इसके अंडरमाइंड, इम्पेयर्ड। दोनों का ही मतलब होता है टू वीकन या फिर टू मेक लेस इफेक्टिव। ठीक, तो आपके बोल्स्टर्ड के सिनोनिम्स क्या हो गया? बटरेस्ड हो गया, फोर्टिफाइड हो गया। ठीक है, दोनों का ही मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बनाना। एंटोनिम्स क्या हो गया? अंडरमाइंड, इम्पेयर्ड। अंडरमाइंड करना भी वही होता है, वीक करना, लेस इफेक्टिव बनाना। इम्पेयर करना भी वही होता है कि वीक करना, उसके इफेक्टिवनेस में कमी कर देना, उसके स्ट्रेंथ में कमी कर देना। ठीक है, उसको लेस इफेक्टिव बनाना। 5 इज स्पॉन,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब स्पॉन किसको कहते हैं, ठीक है। तो स्पॉन क्या होता है, टू कॉज समथिंग टू डेवलप और बी प्रोड्यूस, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, कॉज करना, क्रिएट करना को हम कहते हैं स्पॉन करना, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, इंजेंडर, यील्ड। इंजेंडर का भी मतलब वही होता है टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। यील्ड का ये मतलब होता है टू प्रोड्यूस, सिमिलर मीनिंग है इसलिए सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स, टर्मिनेट काफ़ी इजी वर्ड है, क्या मतलब होती है टर्मिनेट करने की, टू एंड कर देना, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, एनाहिलेट कर देना, टू एंड। सीज का भी मतलब वही होता है, टू एंड। 6th वर्ड है हमारा रिलायंस, नाउन है। रिलायंस हम किसको कहते हैं, डिपेंडेंस को कहते हैं, किसी चीज़ की नीड है, उसके बिना कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकता या कोई चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो सकती, ठीक है। तो उस नीड को, उस डिपेंडेंस को हम रिलायंस कहते हैं। द स्टेट ऑफ नीडिंग समथिंग और समबडी इन ऑर्डर टू सर्वाइव बी सक्सेसफुल, यानी सर्वाइव करने के लिए ज़रूरत है उस चीज़ का या सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरत है, ठीक है, जिस पे आप रिलाई करते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिलायंस। सिनोनिम्स क्या होंगे, डिपेंडेंसी, नीड। एंटोनिम्स क्या होगा, लिबर्टी, ऑटोनॉमी। अब ये लिबर्टी एंड ऑटोनॉमी दोनों का मतलब होता है फ्रीडम। तब यहाँ पे किसी चीज़ पे आप रिलाई नहीं कर रहे हो, किसी चीज़ पे आप डिपेंडेंट नहीं हो और फंक्शन करने के लिए या सर्वाइव करने के लिए, यू आर फ्री, ठीक है। फ्रीडम है, आप में लिबर्टी है, ऑटोनॉमी है, तो एंटोनिम्स हो गए ये वर्ड। 7th वर्ड है इनविसाजेस, वर्ब की ये ठीक है 3rd पर्सन सिंगुलर फॉर्म है, यानी प्लूरल फॉर्म है, जो कि हम किसके साथ यूज करते हैं, तो ये हम यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट यानी सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, ठीक है। जैसे हाँ एस वाला फॉर्म है इनविसाज का, इसका फर्स्ट फॉर्म का क्या होगा, एस को हटा दो, इनविसाज, ENVISAGE, तो वो इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इनविसाजेस का मतलब क्या होता है, इमेजिन करना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो उसको हम कहते हैं इनविसाज, ठीक है। और क्या कहते हैं, विजुअलाइज करना कहते हैं, इनविजन करना कहते हैं। दोनों का ये मतलब क्या होता है कि ये अंदाज़ा लगाना, ये अनुमान लगाना, माइंड में इमेजेस लाना कि फ्यूचर कैसा हो सकता है या फ्यूचर में कोई चीज़ डेवलप होकर कैसी बन सकती है, ठीक है, क्या हो सकता है फ्यूचर में। एंटोनिम्स हो गए डिसबिलीव करना, ठीक है, विश्वास नहीं करना उस चीज़ पे, तो इस विश्वास नहीं कर रहे हो आप तो सोच भी नहीं रहे हो उसके बारे में। डिसमिस कर देना मतलब इंपॉर्टेंस नहीं देना, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो तो आप कंसिडर भी नहीं कर रहे हो उसके बारे में कि सोचना चाहिए, टाइम लगा के उसमें टाइम वेस्ट करना चाहिए। तो दोनों ही वर्ड्स डिसबिलीव एंड डिसमिस एंटोनिम्स है आपके इनविसाजेस के। 8 इज बेनाइन, ठीक है, एडजेक्टिव है। अब बेनाइन हम किसको कहते हैं, ऐसी कोई चीज़ जो हमें हार्मफुल, जो हमें हार्म नहीं पहुंचाए, हमें डैमेज नहीं करे, हमारे लिए डेंजरस नहीं है, हार्मफुल नहीं है, तो वो बिनाइन है, ठीक है। नॉट कॉजिंग डैमेज और हार्म। सिनोनिम्स इनॉक्वस, एनोडाइन, इन दोनों का मतलब हार्मलेस होता है, जो चीज़ हमें हार्म नहीं पहुंचाती है, माइल्ड है बहुत या फेवरेबल है हमारे लिए, इनॉक्वस कहते हैं, एनोडाइन कहते हैं, बिनाइन कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे, बेलफुल हो जाएगा, परनीशियस हो जाएगा। बेलफुल का भी मतलब होता है डेंजरस, हार्मफुल। परनीशियस का भी मतलब होता है हार्मफुल। देखो परनीशियस कैसा होता है, हार्मफुल है बट किस तरह से, ग्रेजुअल वे में हार्मफुल है, मतलब धीरे धीरे करके हार्म पहुंचा रहा है, वो भी सटल वे में कि पता नहीं चल रहा कि वो चीज़ हार्म कर रही है, तो वो परनीशियस होती है। और क्या होती है, एक और वर्ड है पेनफुल, इसका मतलब भी डेंजरस होता है, डेलीटेरियस, डेट्रीमेंटल। इन सारे वर्ड्स का भी मतलब क्या होता है, डेंजरस, ठीक है। और ये बहुत रिपीटेड वर्ड्स हैं जो एग्जाम में भी आते रहते हैं, आपके आर्टिकल्स में भी यूज होते हैं, बेलफुल, परनिशियस, बेनफुल, डेलीटेरियस, डेट्रीमेंटल, ठीक है। तो इन वर्ड्स का आप ध्यान रखो। 9 इज सोफिस्टिकेटेड, एडजेक्टिव है। सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंट या इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड वे में बनाया गया है जिससे कॉम्प्लिकेटेड टास्क कर पाता है, यानी एडवांस्ड है, ठीक है। और क्या है, इनोवेटिव। इनोवेटिव किसको कहते हैं, जो इनोवेशन करके जिसको बनाया गया है, जिसमें न्यू आइडियाज़, एडवांस्ड आइडियाज़, एडवांस टेक्नोलॉजी, जो भी नया रिसेंट टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की गई है, ठीक है, जिसकी वजह से वो इंटेलिजेंट है और कॉम्प्लिकेटेड टास्क कर सकती है, तो हम उसको कहते हैं इनोवेटिव, ठीक है। और क्या कहेंगे उसको, और कहेंगे हम उसको एडवांस्ड।
एंटोनिम्स एलिमेंट्री और बेसिक होता है, दोनों का ही मतलब होता है सिंपल। ठीक है, तो जो चीज़ सोफिस्टिकेटेड नहीं होती है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, वो क्या होती है, बेसिक होती है, एलिमेंट्री होती है, सिंपल होती है। मतलब वो सिंपल टास्क ही कर सकती है, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स टास्क वो नहीं कर सकती है। इसलिए ये दोनों वर्ड्स एंटोनिम्स है सोफिस्टिकेटेड के। 10th इज कॉन्ग्रीगेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मतलब क्या होता है कॉन्ग्रीगेट का, कि ग्रुप में आना, मतलब मीटिंग करना, ठीक है, मिलना ग्रुप में, तो उसको कहते हैं कॉन्ग्रीगेट। और क्या कहते हैं सिनोनिम्स में इसके, कन्वीन कहते हैं, असेंबल कहते हैं। ठीक है, तीनों वर्ड्स का कॉन्ग्रीगेट, कन्वीन और असेंबल, तीनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि ग्रुप में आना। एंटोनिम्स क्या होता है इसका, स्कैटर, सेपरेट, मतलब कि अलग अलग हो गए। ठीक है, अब देखो एक वर्ड आता है कॉन्ग्रीगेट से, कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है, ये नाउन है, इसका मतलब होता है मीटिंग। अब इसी से ये वर्ब बना हुआ है कॉन्ग्रीगेट। ठीक है, कन्वीन से क्या बनता है, कन्वेंशन। असेंबल से क्या बनता है, असेंबली। ये सारे दोनों वर्ड्स पे मीटिंग ही कन्वे करते हैं। ठीक है, और इसीलिए इनका वर्ब फॉर्म मीट करने के सेंस में यूज होता है। ठीक है, स्कैटर और सेपरेट इसके एंटोनिम्स हैं। 11 इज वोज। ठीक है, नाउन है। वोज किसको कहते हैं, ट्रबल है, प्रॉब्लम है जो किसी को हो है, किसी चीज को है, किसी प्रोसेस में है, किसी पर्सन को है जो ट्रबल्स, उसको हम कहते हैं वोज। उसको हम क्या कहते हैं, एफ्लिक्शंस कहते हैं, डिस्ट्रेसेस भी कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे, फेलिसिटी, रैप्चर, दोनों का ही मतलब है प्लेजर या इंटेंस। एक मिनट, इंटेंस हैप्पीनेस। ठीक है, तो फेलिसिटी का मतलब, रैप्चर का मतलब क्या होता है, बहुत खुशी है, डिलाइट है, प्लेजर है, कंटेंटमेंट है, सेटिस्फैक्शन है। 12 इज क्रोनिक, एडजेक्टिव है। क्रोनिक जनरली में एक प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्रोनिक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव्स क्या कहते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। प्रॉब्लम नाउन है, प्रॉब्लम के बारे में बताने के लिए किया जाता है क्रोनिक का यूज। इसका मतलब होता है ऐसा कोई प्रॉब्लम जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। ठीक है, लास्टिंग अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से है, डिफिकल्ट है सॉल्व करना उसको, उसको कहते हैं क्रोनिक। और किस क्या कहते हैं उसको, परसिस्टेंट भी कह सकते हैं। परसिस्टेंट का भी मतलब होता है बहुत लंबे समय से जो चलता रहे चलता रहे चलता रहे, ठीक ही नहीं हो रहा है, जा ही नहीं रहा है। परपेचुअल भी होता है जो काफ़ी लंबे समय तक चलता रहे। एंटोनिम्स स्पोरैडिक, जो ओकेजनली होता है, बार बार नहीं होता है, इरेगुलर है, इनफ्रेक्वेंट है, हुआ फिर काफ़ी टाइम के बाद हुआ, फिर पता नहीं होगा या नहीं होगा। इंटरमिटेंट होता है, ठीक है, रुक रुक के होता है। तो ये दोनों वर्ड्स एंटोनिम्स। एक और वर्ड है नो हाउ। ठीक है, नाउन है। नो हाउ क्या होता है, नॉलेज है किसी चीज़ को करने की, या एक्सपीरियंस है उस चीज़ को करने की, उसको हम कहते हैं नो हाउ। नो हाउ मतलब नो हाउ टू डू इट, इससे बना है नो हाउ, मतलब आपको पता है कैसे करना है, एक्सपीरियंस है आपको उस चीज़ में। और क्या है आपको, एक्सपर्टीज है, स्किल है। एंटोनिम्स क्या होंगे, इनकॉम्पिटेंस, इनएप्टीट्यूड। इनकॉम्पिटेंस क्या होता है, लैक ऑफ स्किल। इनएप्टीट्यूड क्या होता है, लैक ऑफ स्किल। एक इडियम एंड फ्रेज में एक फ्रेज है ग्राउंडेड इन, जिसका मतलब होता है बेस, टू बी बेस्ड फर्मली ऑन समथिंग, किसी चीज़ पे बेस्ड है, किसी चीज़ का यूज करके बना हुआ है, तो उसको हम कहते हैं ग्राउंडेड इन। ठीक है, तो ये थी आज की वोकैबुलरी। अब हम आते हैं आज के आर्टिकल पे। आर्टिकल का टाइटल है बायोटेक एनिग्मा। एनिग्मा क्या होता है, पजल, मिस्ट्री। ठीक है, एक प्रॉब्लम जो कि डिफ़िकल्ट है सॉल्व करने में। तो बायोटेक मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई मिस्ट्री है, कोई पजल है, कोई प्रॉब्लम है जो कि डिफ़िकल्ट हो रही है समझने में, सॉल्व करने में, उस पर आर्टिकल है। ऑन द बायो E3 प्रपोजल एंड बियॉन्ड, मतलब बायो E3 प्रपोजल है, उसको लेके डिस्कशन होगा, और उसके बाद क्या होगा उसको लेके भी डिस्कशन है। बायोटेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स नीड लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, मतलब बायोटेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स है जो बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जो प्लान्स किए जा रहे हैं, प्रपोजल्स किए जा रहे हैं कुछ नया करने के, उन प्रपोजल्स को, प्लान्स को किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको ज़रूरत है लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की, मतलब उन्हें फंडिंग की ज़रूरत है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है, जिससे लॉन्ग टर्म तक वो फंडिंग रहे, तो लॉन्ग टर्म तक यहाँ पे सस्टेन किया जा सके, इनिशिएटिव्स को सपोर्ट किया जा सके। तो इस पे है ये आर्टिकल। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपका काम है कि पहले आर्टिकल खुद से पढ़ लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइम दूंगा पर पैराग्राफ, आप पहले खुद से आर्टिकल पढ़ोगे, फिर उसके बाद कुछ आरसी के क्वेश्चंस है जो आर्टिकल पे बेस्ड हैं, तो आप पहले खुद से ट्राई करोगे उन्हें करने का। तो ये रहा पहला पैराग्राफ।
ठीक है, ये पहला पैराग्राफ है। ठीक है, ये रहा सेकंड, थर्ड, लास्ट पैराग्राफ। अब ये रहा पहला आरसी का क्वेश्चन इस पैराग्राफ पे जो बेस्ड है, सेकंड, और ये लास्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं ऑथर, हमसे क्या शेयर कर रहे हैं, ओपिनियन क्या है, क्या फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट किया है उन्होंने, देखते हैं। Earlier this week, the cabinet cleared a proposal, though without specifying a budget, called BioE3 or biotechnology for economy, environment and employment. तो earlier this week मतलब इस वीक की शुरुआत में कैबिनेट ने एक प्रपोजल क्लियर कर दिया है, मतलब अपनी तरफ से अप्रूव कर दिया है। प्रपोजल क्या होता है? प्लान होता है, ठीक है, किसी चीज़ को करने का, तो उसको क्लियर कर दिया है, मतलब अप्रूव कर दिया है। ठीक है, अपने तरफ से अग्रीमेंट दे दी है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की। दो विदाउट स्पेसिफाइंग अ बजट, हालांकि अप्रूव कर दिया है प्रपोजल को, प्लान कर दिया है, बट इस बजट के बारे में अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, बजट स्पेसिफाई नहीं किया गया है, बजट फाइनलाइज नहीं किया गया है। प्रपोजल का नाम क्या है? बायो-E3 और बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो बायो-E3 में जो E3 है, E3 3 E से बना है। पहला E है इकोनॉमी, दूसरा E है इन्वायरमेंट। ठीक है, पहला क्या है? इकोनॉमी है, दूसरा इन्वायरमेंट है, तीसरा एम्प्लॉयमेंट है। तो इन 3 E से बना है बायो-E3, जिसमें बायो का फुल बायो किसके लिए है? बायोटेक्नोलॉजी के लिए है। इट्स ट्रस्ट इज टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन द बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। अब इसका ट्रस्ट क्या है? इसका ट्रस्ट है कि मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करे, यानी इंक्रीज करे, कहाँ पे? बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट करे। ट्रस्ट किसको कहते हैं? जो मेन पॉइंट होता है उसको। ठीक है, किसी आर्ग्यूमेंट का मेन पॉइंट होता है, किसी प्रपोजल का, प्लान का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पे हम मेन पॉइंट की जगह पे मेन ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं इसका। किस प्रपोजल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि जो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग करनी है उसको इंक्रीज कर सके। सिंस 1986 इंडिया हैज हैड अ डेडिकेटेड डिपार्टमेंट फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड विच डिजर्व सब्सटैंशियल क्रेडिट। अब 1986 से, सिंस 1986 से इंडिया के पास एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट रहा है बायोटेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, एंड विच डिजर्व सब्सटैंशियल क्रेडिट, और इसको ये डिजर्व क्या करता है? ये जो डिपार्टमेंट है, डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी के लिए, ये सब्सटैंशियल मतलब बहुत ज़्यादा क्रेडिट डिजर्व करता है, मतलब इसने काफ़ी अच्छा काम किया है जिसके लिए इसको क्रेडिट देनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस, देखो फॉर इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अभी आप एग्जाम्पल देंगे ऑथर। फॉर इंस्टेंस, द प्रोग्रेस इन वैक्सीन डेवलपमेंट, डायग्नोस्टिक्स एंड बायोलॉजिकल्स that has bolstered India's reputation as a vaccine factory is due to the initiatives of this department. अब एग्जाम्पल दे रहे, यहाँ पे क्या बात कही ऑथर ने? कि जो डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी का, उसको क्रेडिट डिजर्व करता है वो। ठीक है, वो क्रेडिट देते हैं कि हाँ उसने काफ़ी अच्छा काम किया है। ठीक है, सो अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, प्रेज कर रहे हैं, और वो डिजर्व भी करता है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है क्यों करता है डिजर्व। क्योंकि देखो जो वैक्सीन डेवलपमेंट में प्रोग्रेस हुई है और डायग्नोस्टिक्स में जो प्रोग्रेस हुई है, ठीक है, वैक्सीन बनने में, डायग्नोस्टिक्स क्या होता है? जो हम डिजीज़ को थ्रू वेरियस प्रोसेस आइडेंटिफाई करते हैं। और बायोलॉजिकल्स क्या होता है? जो भी प्रोडक्ट हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाते हैं, जिसमें एंजाइम्स आ गए, आपके मेडिसिन आ गए, ड्रग्स आ गए, फर्टिलाइजर्स आ गए, पेस्टिसाइड्स आ गए, उन सबको बायोलॉजिकल्स कहते हैं। तो जो डायग्नोस्टिक्स में, जो बायोलॉजिकल्स में, जो वैक्सीन डेवलपमेंट में जो प्रोग्रेस हुई है, जिन वजह से जो इंडिया का रेप्यूटेशन है एज अ वैक्सीन फैक्ट्री, मतलब इंडिया जाना जाता है वैक्सीन फैक्ट्री के नाम से, वो स्ट्रॉन्ग हुआ है। ठीक है, इज ड्यू टू द इनिशिएटिव्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि जो इनिशिएटिव्स लिए है इस डिपार्टमेंट ने, बायोटेक्नोलॉजी के डेडिकेटेड डिपार्टमेंट में, उसके वजह से हुआ है। हाउएवर, ठीक है, अब देखो यहाँ पे हाउएवर का यूज किया, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव बात करेंगे ऑथर, क्योंकि हाउएवर क्या दिखाता है? ये दिखाता है कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होगा ये अगर पॉजिटिव लाइट में है, क्योंकि अभी ऑथर ने प्रेज किया। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव कुछ एस्पेक्ट है, वो हम ऑथर यहाँ पे प्रेजेंट करने वाले हैं। वो क्या है?
बायोटेक्नोलॉजी डिड नॉट क्वाइट स्पॉन द इक्विवेलेंट ऑफ द आईटी रेवोल्यूशन। बायोटेक्नोलॉजी जो है उसने नहीं किया स्पॉन, उसने नहीं किया प्रोड्यूस, क्या नहीं किया, द इक्विवेलेंट ऑफ द आईटी रेवोल्यूशन। जैसे आईटी रेवोल्यूशन हुआ, आईटी के फील्ड में जो रेवोल्यूशन हुआ, काफ़ी सारी कंपनीज, प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी प्रोग्रेस हुए, इनोवेशन जो हुआ, उस तरह का कोई रेवोल्यूशन हमें बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में अभी तक देखने को नहीं मिला है। ठीक है, there is much more to an industrialized biotechnology sector beyond vaccines। मतलब कि अभी बायोटेक्नोलॉजी का क्या है, मतलब ज़्यादातर कनेक्शन जो है वैक्सीन से है, लेकिन उसके अलावा, वैक्सीन्स के अलावा भी बहुत कुछ बायोटेक्नोलॉजी कर सकता है। बायोटेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्रियलाइज जो है, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ है, बायोटेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ है, वो बहुत कुछ अभी अचीव कर सकती हैं। तो यहाँ पे ऑथर ने क्या कहा है कि एक लैक है, मे बी अभी और भी बहुत कुछ अचीव करना है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट उन्होंने प्रेजेंट किया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रामर का थोड़ा देख लेते हैं, और ग्रामर में कौन कौन सा यूज़ किया गया है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले तो जो पहला ग्रामर, एक मिनट, ये वाला इंक यूज़ करूँगा, ये वाला, ये दिखेगा आपको, दिख रहा है? नहीं दिखेगा, ठीक है, ब्लू ही यूज़ करता हूँ या रेड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंस 1986 सिंस का यूज़ किया गया है। अब दो वर्ड्स होते हैं, सिंस एंड फॉर। सिंस यूज होता है पॉइंट इन टाइम के लिए, फॉर होता है पीरियड या ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, सिंस कहां पे यूज करना है आपको, जहां पे आपको ईयर का नाम दे दिया, जैसे यहां पे देखो 1986 दे दिया। अब अगर 2006 दे देता, कोई भी ईयर का नाम दे देता था, 1974, 2020, 2024, तो वहाँ पे आप सिंस लगाओगे। उसके अलावा डेज का नाम दे दे, संडे, मंथ का नाम दे दे, फेब्रुअरी, या पूरा डेट ही लिख दे, सिंस 21 जनवरी 1994, ऐसे लिख दे। ठीक है, या फिर पास्ट टेंस में कोई क्लॉज लिख दे। ठीक है, सिंस पास्ट टेंस में क्लॉज लिख सकता है, या फिर कोई ऐसा पॉइंट लिख सकता है, जैसे लिख दे सिंस द एक्सीडेंट। अगर लिखा सिंस द एक्सीडेंट, ठीक है, तो उससे क्या पता चलेगा कि एक्सीडेंट क्या है, एक इवेंट है, एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक इवेंट। जैसे 1996 पॉइंट ऑफ टाइम है, वैसे एक्सीडेंट भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है जब से कुछ स्टार्ट हुआ। उसी तरह से कुछ अगर पास्ट टेंस में दिया हुआ है, ठीक है, सिंस ही वेंट देयर, उस तरह से अगर लिखा है तो भी सिंस यूज होगा, क्योंकि ये क्या बता रहा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है कोई चीज़ और आगे कंटिन्यू होता रहा। फॉर किसके लिए लगाएंगे, जब प्लूरल फॉर्म दिया रहा है किसी का, कोई स्पेसिफाई किया नहीं दिया रहा है, जैसे ईयर्स दिया रहा है, फॉर 10 ईयर्स दे दे, फॉर 3 मंथ्स दे दे, या सिर्फ फॉर ईयर्स ही दे दे, फॉर मंथ्स ही दे दे, फॉर डेज दे दे, फॉर आवर्स दे दे, और आगे लिख दे कि कितना है, 4 आवर्स है, 6 डेज है, तो वहाँ पे फॉर लगाओगे। तो बहुत इजी है, सिंस आपको पता चल जाएगा कहाँ पे सिंस लगाना है। अगर कोई स्पेसिफाई किया हुआ है, ईयर में भी हाँ कि 1986 है, डे भी स्पेसिफाई किया है, मंडे है, ट्यूसडे है, कोई डेट स्पेसिफाई कर दिया है, जैसे सिंस फरवरी 26, सॉरी हाँ ठीक है, फरवरी 26, ठीक है, या फिर कोई पास्ट का इवेंट दे दिया है, सिंस द एक्सीडेंट, सिंस सी गॉट मैरिड, ऐसा कोई पास्ट टेंस में दिया हुआ है, तो वो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है। फॉर आपको यूज करना है कहाँ पे, पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए, जैसे 3 ईयर्स, ठीक है, 3 लिखा रहेगा नंबर और फिर नाउन लिखा रहेगा, कॉमन नाउन, ठीक है, ईयर फिर एस, ठीक है, वैसे ही 6 मंथ्स, 4 डेज, ठीक है, उस तरह से। तो यहाँ पे सिंस एंड फॉर लिखना है। अब एक और चीज़ है, ये सिंस एंड फॉर कहाँ यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है परफेक्ट टेंसेस में, जिसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है ऊपर में लिख देता हूँ, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। इसका होता है या तो होगा हैज हैव के साथ V3, ठीक है, यहाँ पे हैड से भी हो सकता है पास्ट परफेक्ट में। ये जो हैज हैव है ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैड क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यूज हो सकता है, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यूज हो सकता है। जैसे हैज के साथ बीन लगा के ing फॉर्म, ही हैज बीन डूइंग इट, या हैड के साथ बीन लगा के ing फॉर्म, या फिर हैव के साथ बीन लगा के ing फॉर्म। तो जैसे हम आर्टिकल पढ़ेंगे, अगर हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी दिखागा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो वहाँ पे हम फिर से ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार देख लेंगे। अब यहाँ पे आओ,
ये हैज़ हैड वाला जो होता है ना स्ट्रक्चर, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है, क्योंकि अगर लिखा हो हैज़ अग्रीड तो बच्चे आराम से पहचान जाते हैं कि हैज़ है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब है। या लिखा हो हैज़ गॉन, ठीक है, हैज़ ईटन, पर जब यहाँ पे काफ़ी इजी होता है स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना, बट जहाँ आ गया हैज़ हैड तो वहाँ ये कंफ्यूज हो जाता है कि हैज़ लगा है, हैड लगा है, ये क्या गलत लग रहा है। देखो गलत नहीं है, क्योंकि हैज़ के साथ हैड के हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी ही है, ठीक है। अब हैव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो हैज़ है ये हेल्पिंग वर्ब है, जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये सब क्या, ये हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे तो है हैव की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड ही तो होती है, जिसका मतलब क्या होता है, पोजेशन दिखाना, ठीक है। यहाँ पे पोजेशन ही तो दिखा रहा है कि इंडिया के पास है। पोजेशन क्या होता है कि कोई चीज़ है वहाँ पे, तो इंडिया के पास है एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट, कब से है, 1986 से है, इसीलिए यहाँ पे हैज़ हैड का हैड वाला जो है स्ट्रक्चर यूज हुआ है। तो यहाँ पे आप ये मत करना, कंफ्यूज मत होना इस तरह से। ये हैड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज़ आपकी हेल्पिंग फॉर्म है, यही वाला स्ट्रक्चर हैज़ अग्रीड, हैज़ गॉन, हैज़ ईटन वाला ही स्ट्रक्चर यूज हुआ है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना आई हैव, यहाँ पे लिखता हूँ आई हैव अ कार्ड, हैव क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो वह अगर मैं लिखूँ इसको प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, आई हैव हैड अ कार्ड सिंस 2006, मतलब मेरे पास 2006 से एक कार्ड है, तो यहाँ पे ये हैव का ही वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गया ये हैड, और हैव तो जरूरत होता ही है हमें, हैव हैज हैड तो जरूरत है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए, स्ट्रक्चर ही ऐसा है, ठीक है। चलो और क्या है यहाँ पे, ग्रामर का और कोई पार्ट है, हाँ चलो ये बताओ, ये सेंटेंस देखो, यहाँ पे इज है, इज ड्यू टू द इनिशिएटिव्स ऑफ द डिपार्टमेंट। इज किस लिए यूज करते हैं हम, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। अब इज से पहले इसका सब्जेक्ट कहाँ है, सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फॉर इंस्टेंस फॉर एग्जाम्पल दे रहा है, फिर कॉमा है, सेंटेंस वहां से स्टार्ट हुआ है, द प्रोग्रेस से, तो प्रोग्रेस इन वैक्सीन डेवलपमेंट, डायग्नोस्टिक एंड बायोलॉजिकल्स दैट हैज बोल्स्टर्ड इंडियाज रेपुटेशन एज अ वैक्सीन फैक्ट्री इज। अब ये इज किसके लिए यूज हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग सकता है कि इज इसके लिए यूज हुआ है, वैक्सीन फैक्ट्री के लिए। गलत है, वैक्सीन फैक्ट्री के लिए नहीं, यहाँ पे इसका सब्जेक्ट है द प्रोग्रेस, ये सब्जेक्ट है इसका, ठीक है। ये जो है वैक्सीन डेवलपमेंट, डायग्नोस्टिक्स एंड बायोलॉजिकल्स, ये इन जो प्रेपोजिशन है इनके ऑब्जेक्ट्स हैं। अब प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसके सब्जेक्ट तो बन नहीं सकते, ठीक है। वैक्सीन फैक्ट्री क्या है, एज अ वैक्सीन फैक्ट्री, इंडियाज रेप्यूटेशन एज अ वैक्सीन फैक्ट्री, यहाँ पे एज का ये बना हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एज का ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो ये भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। दैट हैज बोस्टेड, अब दैट क्या करता है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अपने से पहले वाले उसको जो भी उसके पहले आता है उसको रेफर करता है, तो डैट से पहले क्या आया हुआ है, द प्रोग्रेस इन वैक्सीन डेवलपमेंट, डायग्नोस्टिक एंड बायोलॉजिकल्स, ये पूरा नाउन फ्रेज है, डैट इसी को रेफर कर रहा है। फिर डैट रिलेटिव प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का भी होगा एक वर्ब, ठीक है। तो वो क्या है, हैज बोल्स्टर्ड, बोल्स्टर्ड क्या किया है, इंडिया का रेपुटेशन, ठीक है। तो इंडिया का रेपुटेशन, इंडिया का रेपुटेशन इस बोल्स्टर्ड का क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और एज प्रेपोजिशन का सब्जेक्ट है, तो बचा क्या, बचा यही द प्रोग्रेस, और इसका वर्ब ये है, ठीक है। तो इस तरह से आपको वर्ब को समझना है, स्पेशली एडर वाले क्वेश्चंस में, या अगर आप ओवरऑल भी देखो तो इस आरसी को समझने के लिए आपको ये तो समझना जरूरी था कि किसकी वजह से हुआ है, प्रोग्रेस किसकी वजह से हुआ है, तो इनिशिएटिव्स की वजह से हुआ है। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ग्रामर भी साथ में चल रहा होता है, ठीक है। रीडिंग ग्रामर एकदम से बहुत ज़्यादा अलग नहीं होते हैं, दोनों का इंटरप्ले चल रहा होता है साथ साथ में, तभी आप समझते हो किसी भी आर्टिकल को, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। There are billion-dollar conglomerates today that rest on high-value microbes, gene modification technologies, bioplastics, biomaterials, and high-precision medical devices. $1 मतलब जिनका वर्थ बिलियंस में है, $1 में जिनका वर्थ है, वैसे conglomerates हैं, यानी कि बिग कंपनीज कहते हैं इनको, ठीक है।
कॉन्ग्लोमरेट्स क्या होता है, बिग कंपनीज, मतलब बहुत बड़ी कंपनी होती है जिसके अंडर और भी कंपनियां काम कर रही होती है, तो उन कंपनीज को कॉन्ग्लोमरेट्स कहते हैं, ठीक है। और वो किस पे रेस्ट करते हैं, किस पे डिपेंडेंट है, हाई वैल्यू माइक्रोब्स पे, जीन मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजीज पे, बायोप्लास्टिक्स पे, बायो मटेरियल्स पे और हाई प्रिसिशन मेडिकल डिवाइसेस पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, ये सब चीज़ें बनाते हैं वो। हाउएवर, despite the know-how and human resource capital, only a few Indian biotechs have global resonance. अब यहाँ पे फिर से however आया है, ठीक है। पहले सेंटेंस में ऑथर ने क्या कहा कि बिलियन डॉलर वैल्यू के कॉन्ग्लोमरेट्स आज एग्जिस्ट करते हैं जो कि माइक्रोब्स में माइक्रोब्स के फील्ड में वर्क कर रहे हैं, जीन मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी में वर्क कर रहे हैं, बायोप्लास्टिक, बायोमटेरियल्स एंड हाई प्रिसिशन मेडिकल डिवाइस में वर्क कर रहे हैं। मतलब इस सेंटेंस से जो ये सेंटेंस है यहाँ से लेके वहाँ तक का, इससे ऑथर ये बता रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का बहुत स्कोप है, ठीक है। बिलियन डॉलर्स वर्थ है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब हाउएवर से क्या है, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, कि नॉलेज, एक्सपर्टीज और ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल, मतलब कि ऐसे एक्सपर्ट्स जो इस फील्ड में काम करते हैं और अच्छे से करेंगे, उसके बावजूद बहुत कम इंडियन बायोटेक कंपनीज हैं जिनको ग्लोबल रेजोनेंस मिला हुआ है। रेजोनेंस मतलब कि आप समझ सकते हो कि जिनको लोग पहचानते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पॉपुलर है, इंपॉर्टेंस देते हैं, ऐसे बहुत कम ही इंडियन बायोटेक्स हैं। As there are few local manufacturers who can supply Indian laboratories startups with the ingredients and devices to make products. अब few क्यों है, बहुत कम क्यों है, वो इसलिए कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स ही बहुत कम है। लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो कि इंडियन लेबोरेटरीज को सप्लाई कर सके इंग्रेडिएंट्स से, डिवाइसेस से प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, वो मैन्युफैक्चरर्स ही कम है। तो उस वजह से बहुत सारी कंपनीज बना नहीं पाती है, कुछ कंपनीज ही बनाती है। इसीलिए जो इंडियन बायोटेक्स ऐसे बायोटेक जिनका ग्लोबल रेसोनेंस है वो कम है, लिमिटेड नंबर में। The reliance on imports means that India loses its international competitiveness. अब जो रिलायंस है, जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स पे कि बाहर से मंगवाएंगे ये इंग्रेडिएंट, डिवाइसेस, ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स कम है, लोकल मैन्युफैक्चरर्स कम है, तो ये जो रिलायंस डिपेंडेंस बन जाता है इंडिया का इंपोर्ट्स पे, इससे इंडिया इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस खो देता है। कॉम्पिटिटिवनेस क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट उतना ही अच्छा है जितने कि बाकी कंपनीज का अच्छा है। तो ये जो कॉम्पिटिटिवनेस है ये इंडिया खो देता है क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको रिलाई करना पड़ रहा है इंपोर्ट्स पे। द बायो E3 पॉलिसी एम्स टू करेक्ट दिस, और बायो E3 पॉलिसी का एम ही है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है कि इसको करेक्ट करे, ठीक है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करे, ठीक है, जिससे रिलायंस इंपोर्ट पे कम हो। In the last 4 decades, India has funded biotech research institutions, but now sees that it needs to be going beyond and setting up companies. ठीक है, और लास्ट के 4 डेकेड्स में, लास्ट के 4 दशक में इंडिया ने बायोटेक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को फंड किया है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, फंडिंग दी है उन्हें, बट अब उसे रियलाइज़ हो रहा है कि उसे इसके पार जाने की ज़रूरत है। मतलब सिर्फ बायोटेक रिसर्च इंस्टीट्यूशन को फंड देने से ही काम नहीं हो पाएगा, इसके अलावा उन कंपनी भी सेटअप करनी पड़ेगी। कैसे? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, टू बोल्स्टर बायोटेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग, कि जिससे बायोटेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग बोल्स्टर हो सके, स्ट्रेंथन हो सके, इंप्रूव हो सके, अच्छी हो सके। There are 6 verticals that this initiative envisages. ठीक है, अब ये जो इनिशिएटिव है बायो E3, ये अभी अगर इसको देखें तो ये 6 वर्टिकल को इन्विसाज कर रहा है। मतलब जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई है उनके माइंड में है कि आगे जाके 6 वर्टिकल बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? एक बनेगा बायो बेस्ड केमिकल्स एंड एंजाइम्स, ठीक है, एक फंक्शनल फूड एंड स्मार्ट प्रोटीन्स का बनेगा। देखो फंक्शनल फूड क्या होता है बताता हूँ, ठीक है। देखो फंक्शनल फूड्स वो होते हैं फूड्स that are high in nutrients, मतलब ऐसे फूड, ठीक है, जिनमें न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, अलग अलग तरह के जो होते हैं आपके, मैग्नीशियम हुआ, कॉपर, जिंक, जितने भी विटामिन्स है, विटामिन ए, विटामिन सी, ई, B2, वो सब, तो वो बहुत हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जिससे वो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे हो जाते हैं फूड्स, तो उनको कहते हैं फंक्शनल फूड। स्मार्ट प्रोटीन्स किसको कहते हैं? वैसे प्रोटीन्स, देखो एक तरह से प्रोटीन हमें मिलता है कहाँ से, एक तो नॉन वेजिटेरियन सोर्स होता है, जैसे फिश से मिलता है, एग से, मीट से, चिकन से मिलता है, ठीक है।
अब इनके अलावा जो और भी सोर्सेज हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिल सकता है जो कि नॉन वेजिटेरियन नहीं है, उनको हम कहते हैं स्मार्ट प्रोटीन्स। ठीक है, तो फंक्शनल फूड एंड स्मार्ट प्रोटीन्स का एक बनेगा, एक आपका प्रिसिशन बायोथेरेप्यूटिक्स का बनेगा। बायोथेरेप्यूटिक्स क्या होते हैं? काइंड ऑफ मेडिसिन होते हैं। ठीक है, तो उनका एक वर्टिकल बनेगा। एक क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का, मतलब ऐसा एग्रीकल्चर जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, क्लाइमेट जो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, उसका अफेक्ट एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ना पड़े, ऐसा एग्रीकल्चर बनाना है। ठीक है, कार्बन कैप्चर पे हो एक होगा, और एक होगा आपका फ्यूचरिस्टिक मरीन एंड स्पेस रिसर्च। तो ये सारे वर्टिकल्स हैं जो ये इनिशिएटिव अभी कल्पना कर रही है कि आगे जाकर जब इनिशिएटिव इंप्लीमेंट होगा तो इन 6 वर्टिकल्स क्रिएट किए जाएंगे और इन पे काम होगा। फ्यूचरिस्ट्स हैव बीन सेइंग दैट द एरा ऑफ फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ओवर। फ्यूचरिस्ट क्या कह रहे हैं कि जो फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रियलाइजेशन था, ठीक है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज में फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ किया जा रहा था, वो एरा ख़त्म हो गया है, वो ज़माना ख़त्म हो चुका है। एंड ह्यूमैनिटी विल हैव टू रिलाई ऑन द नेचुरल वर्ल्ड। और अब ह्यूमैनिटी को नेचुरल वर्ल्ड पे, नेचर पे डिपेंडेंट होना होगा फॉर फूड के लिए एंड फॉर मेकिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। और अगर उसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं लोगों के यूज़ के लिए तो भी उसको नेचुरल वर्ल्ड पे ही डिपेंडेंट होना होगा। दिस इज टू सॉल्व द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और जो ग्लोबल प्रॉब्लम है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की, मतलब ऐसा वेस्ट जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, डिग्रेड नहीं होता है, पॉल्यूशन करता है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये है। एंड कार्बन एमिशंस जो भी बढ़ते जा रहे हैं उसको भी सॉल्व करने के लिए ये है। ठीक है, कि हमें नेचुरल वर्ल्ड पे अभी फूड के लिए और एक कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए रिलाई करना होगा। फॉसिल फ्यूल को अब हमें खत्म करना होगा, रिड्यूस करना होगा उसका यूज। फ्यूचर इंडस्ट्रीज मस्ट बी ग्राउंडेड इन एनवायरमेंटली बिनाइन प्रोडक्ट्स। फ्यूचर में जो इंडस्ट्रीज बनेंगी मस्ट बी ग्राउंडेड इन, उनका बेसिस क्या होना चाहिए, किस पे वो काम करेंगी? इन्वायरमेंटली बिनाइन, मतलब बिनाइन का मतलब क्या होता है? हार्मलेस, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि इन्वायरमेंट को हार्म ना करे, इसलिए कहा गया इन्वायरमेंटली बिनाइन प्रोडक्ट्स पे वो बने होंगे। एंड दिस इज इम्पॉसिबल विदाउट सोफिस्टिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी। और ये सोफिस्टिकेटेड मतलब एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी के बिना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रोल क्या है? अगर हमें नेचर को, इन्वायरमेंट को बचाना है, फॉसिल फ्यूल का यूज़ को रिड्यूस करना है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और कार्बन एमिशंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हमें बायोटेक्नोलॉजी को एडवांस बनाना होगा जिससे हम एनवायरमेंटली सेफ प्रोडक्ट्स बना पाएंगे। By setting up biofoundries and bioartificial intelligence hubs, the policy hopes there will be avenues for a variety of biotechnologies to congregate. अब biofoundries और bioartificial intelligence hubs को सेटअप करके स्टैब्लिश करके पॉलिसी ये होप करती है कि बहुत सारे एवेन्यूज होंगे, मतलब वेज होंगे, ठीक है, बहुत सारे तरीके होंगे जिससे बायोटेक्नोलॉजिस्ट कॉन्ग्रीगेट कर पाएंगे, मीट करेंगे, मिलेंगे, ग्रुप्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, well intentioned this may be but India's woes with manufacturing have chronic causes। अब पूरी बात तो हो गई कि हाँ ये प्रपोजल बहुत ये करेगा, प्रपोजल में हम कैसे बायोटेक्नोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेंगे जिससे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का, कार्बन एमिशन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो इंटेंशन तो काफ़ी अच्छा है, वेल इंटेंशन है ये प्लान, लेकिन इंडिया के जो प्रॉब्लम है मैन्युफैक्चरिंग को लेके उसके कॉजेज क्रोनिक है, मतलब लॉन्ग टर्म कॉज है। ठीक है, इंडिया को प्रॉब्लम है मैन्युफैक्चरिंग में, काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज है, और वो कैसे हैं? उन प्रॉब्लम के जो कॉजेज हैं, जो रीजंस है, वो लॉन्ग टर्म है, बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं। Without establishing enabling grounds for long-term capital investments, and these have little to do with biotechnology per se, top-down initiatives will have limited impact। ठीक है, बिना लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट के, ठीक है, ये इनिशिएटिव्स का इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, और ये एक प्रॉब्लम है जो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। द बायो E3 पॉलिसी मस्ट हैव अ डीपली कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। और जो बायो E3 पॉलिसी जो बनाई गई है इसमें कोलैबोरेशन होना चाहिए, मतलब कि सेंटर एंड स्टेट्स दोनों को मिल के एफर्ट्स यहाँ पे लगाने होंगे। रैदर देन एक्सपेक्ट क्विक रिटर्न्स, ठीक है, ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि क्विक रिटर्न्स मिल जाए, मतलब अभी लगाया, अभी सोच रहे हैं कि अभी तुरंत मिल जाएगा बेनिफिट्स, अभी तुरंत रिजल्ट मिल जाएंगे, तो वो नहीं करना है।
द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना होगा फाइनेंशियल फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट ओवर द लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा आर्टिकल, ठीक है। टोन काफ़ी इजी, एनालिटिकल है एंड इंफॉर्मेटिव है। इंफॉर्मेटिव बिकॉज एन ऑथर इज प्रोवाइडिंग अस इंफॉर्मेशन अबाउट द बायो E3 पॉलिसी, क्या क्या है उसमें, ठीक है। एनालिटिकल क्यों है, क्योंकि एनालाइज भी तो कर रहे हैं ऑथर साथ में, यहाँ पे एनालाइज तो किया है कि बायोटेक्नोलॉजीज के यहाँ पे पॉजिटिव प्लस पॉइंट बताएं, फिर नेगेटिव पॉइंट्स बताएं थोड़े से, फिर यहाँ पे कैसे कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स में क्यों लोकल मैन्युफैक्चरर्स है, प्रॉब्लम कहाँ है, फिर यहाँ पे भी इंडिया की प्रॉब्लम की बात की गई, फिर यहाँ पे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ग्लोबल प्रॉब्लम नॉन मेडिकल वेस्ट का, तो यहाँ पे सब में एनालाइज किया है। तो इंफॉर्मेटिव एंड एनालिटिकल टोन है ऑथर की। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बायो E3 पॉलिसी एज आउटलाइन इन द पैसेज। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हमें पता है कि बायो E3 की पॉलिसी का मेन क्या था ऑब्जेक्टिव, बूस्ट करना मैन्युफैक्चरिंग बायोटेक्नोलॉजी में, पहले ही पैराग्राफ में लिखा हुआ था। इट्स थ्रस्ट इज टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन द बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। थ्रस्ट क्या था, मेन पॉइंट, मेन ऑब्जेक्टिव। तो क्या है, टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन द बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। तो बाकी सारे तो ऑलरेडी गलत हो गए कि आईटी सेक्टर को इनहांस करना, बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर अलग है, आईटी सेक्टर अलग है। आईटी सेक्टर को थोड़ी इनहांस करेगा बायो E3, ठीक है। उसके बाद वैक्सीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी, वैक्सीन सिर्फ एक एस्पेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के और भी एस्पेक्ट्स हैं, बायो केमिकल्स क्या यहाँ पे बताया तो था ऑथर ने, कितने सारे हैं, कहाँ किया, बायोलॉजिकल्स है, डायग्नोस्टिक्स है, वैक्सीन डेवलपमेंट तो एक एस्पेक्ट है। तो सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ वैक्सीन डेवलपमेंट पे थोड़ी ना फोकस करेगी, तो इससे ये गलत हो गया, ठीक है। प्रमोट द इम्पोर्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, इम्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए थोड़ी किया गया, इम्पोर्ट को रिड्यूस करने के लिए किया गया है ना, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए किया गया है, तो ये गलत हो गया। ये भी प्राइवेटाइज करना रिसर्च इंस्टीट्यूशन की तो बात ही नहीं की गई है, ठीक है, स्कोप से ही बाहर चले गए पैसेज के। Based on the passage, what role do biofoundries and bioartificial intelligence hubs play in the Bio E3 policy? Biofoundries और bioartificial intelligence hubs का क्या रोल है Bio E3 पॉलिसी में? तो टर्म्स क्या है, एक है biofoundries, दूसरा है bioartificial intelligence hubs, ठीक है। चलो ढूंढते हैं यहाँ पे, कहाँ पे पैसेज में है, यहाँ पे है biofoundries, bioartificial intelligence hub। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि रोल क्या है, तो सेटअप करने से क्या रोल, क्या होप कर रही है पॉलिसी कि एवेन्यू मिलेगा बायोटेक्नोलॉजिस्ट को क्या करने के लिए, कॉन्ग्रीगेट करने के लिए, यानी मतलब मीट करने के लिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ही आंसर हम देखेंगे। दे आर इंटेंडेड टू रिप्लेस ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, नहीं, पहले से जो बने हुए रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उनको रिप्लेस करने के लिए बनाया जा रहा है, इसको नहीं। दे आर सीन एज एवेन्यूज टू ब्रिंग टुगेदर डाइवर्स बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स, हाँ वो एवेन्यूज, वो वेज बनेंगे जिनसे कि डाइवर्स मतलब बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न जगह से बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स आके मिलेंगे। दे आर प्राइमरली फोकस्ड ऑन एक्सपोर्टिंग, अरे नहीं ये कहाँ से आगे एक्सपोर्ट करने की बात तो हुई नहीं है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को। दे एम टू रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स इन एनर्जी प्रोडक्शन। देखो एम तो है पॉलिसी की तरफ से, एम क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, बायोटेक्नोलॉजी जो मैन्युफैक्चरिंग उसको बूस्ट करना है, जिसका जो इफेक्ट है वो पड़ेगा फॉसिल फ्यूल्स के रिडक्शन में। लेकिन इसका एकदम से इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है। बायोफाउंड्रीज और बायो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब का इम्पैक्ट क्या है कि उससे बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स मिल के प्लान कर सकेंगे, उससे फिर मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प मिलेगी, फिर जाके ये होगा। तो ये आगे जाके बहुत बाद का उसका इफेक्ट है, एकदम से डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है इसका, तो ये भी गलत हुआ। दे आर मेंट टू सर्व एज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, नहीं है कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कॉलेज स्कूल्स का काम करेंगे वो बायोटेक्नोलॉजी के लिए, तो ये भी गलत है। ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इम्प्लाइड टू बी नेसेसरी फॉर द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द बायो E3 पॉलिसी। लॉन्ग टर्म सक्सेस की बात यहाँ पे ऑथर ने की थी कि लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट की जरूरत है। देखिए कैसे, आप एक बार अगर आप पैसेज पढ़ लो तो सारे आपको की पॉइंट याद हो जाते हैं, कहाँ से कौन सा आंसर हमें फाइंड करना है। ये रहा, एक बार में ही हो गया। इमीडिएट फाइनेंशियल रिटर्न्स की तो बात ही नहीं की, ऑथर ने क्या कहा है कि फोकस ही नहीं करना है,
क्विक रिटर्न्स पे कि तुरंत हमें प्रॉफिट मिल जाए, बेनिफिट तुरंत मिल जाए, तो इस पर नहीं होगा। एक्सक्लूसिव फोकस ऑन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक एस्पेक्ट है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ये नहीं कहा औसत ने कि सिर्फ वैक्सीन को बनाना स्टार्ट कर दे। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात नहीं कही है, कोलैबोरेशन अपने में ही करने की बात की गई है, और वो भी इससे रिलेटेड है नहीं। टैरिफ की तो बात ही नहीं की कि इंपोर्ट टैरिफ को रिड्यूस कर दे, जिससे इंपोर्ट और ज़्यादा हो, इंपोर्ट पे और डिपेंडेंस हो जाए। तो आंसर क्या है? डी। तो ये था आज का आपका आर्टिकल, ठीक है। कोई भी डाउट हो आपको, इस कोई भी क्वेश्चंस हो आपके इस सेशन को लेके, आर्टिकल को लेके, वोकैब को लेके, इन क्वेश्चंस को लेके, तो आप मुझे आराम से कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। या फिर अगर ऐसा कोई डाउट है जिसको समझाना इन वर्ड्स में उस समय फिजिबल नहीं है, ज़्यादा बेटर में समझा सकते हैं वीडियो में, तो नेक्स्ट सेशन में ज़रूर समझा दूंगा। इसके अलावा आपका अगर कोई रिकमेंडेशन है, सजेशन है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि इन सेशंस को कैसे इम्प्रूव करें और आपके लिए बेनिफिशियल कैसे बनाया जाए, ठीक है। और पढ़ाई करते रहो, मॉक्स देते रहो, इंप्रूव करते रहो, एनालाइज जरूर करो मॉक्स को, ठीक है। अपने वीक एरियाज पे फोकस करो, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाओ। जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है उनमें कोशिश करो कि कम टाइम लगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। रैंकिंग अपनी इंप्रूव करो, इस अच्छे से मेहनत करो और इस साल एक जॉब लेके जाओ। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।